ध्यान में हमारी स्थिरता, शरीर का अनुकलन करना और अपनी सांसों पे ध्यान देना, ये सब जब हमने किया तो अब हमें ईमानदारी से बताना है कि हमें क्या क्या अनुभव हुआ। जी मैम, आज बहुत गहरा ध्यान हुआ। जब शरीर के प्रत्येक अंग पे जो ध्यान लगाया तो मतलब एक बात बताती हूँ आपको। मेरे ना लेफ्ट साइड में अ, अंदर मतलब दांत में बहुत 2-3 दिन से पेन हो रहा है। मतलब जो दाढ़ के पास सूजन आ गई है और फोड़ा भी आ गया है। तो आपने जैसे लेफ्ट साइड पे गाल पे ध्यान देने को बोला, तो मैंने इस बार कहीं से बहुत महसूस किया, गहरे से महसूस किया उसको। तो उसको अभी थोड़ी रिलीफ ऐसे लग रहा है कि रिलीफ मिल गई है। और जैसे मैं ध्यान कर रही थी तो मेरे आज्ञा चक्र पे ऐसे सेंसेशन हो रहा था थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सांस पे ध्यान जा रहा था, तो बहुत गहराई से ध्यान हुआ। जी जी। बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से अपना अनुभव बताया, शेयर किया। और किसी ने कुछ महसूस किया? जब हम ईमानदारी से अपना अनुभव बताते हैं तो कहीं पे कहाँ क्या करेक्शन करना है, कहाँ हम अटक रहे हैं, इसका हमें समाधान मिलता। आपने जो जो अनुभव किया हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मन बहका रहा हो, भटक रहे हो, या शरीर अवरोध कर रहा हो, जो भी हो, आपको स्वयं जैसा आपने फील किया वैसा बताना। जी, आत्मवंदन मैम। आपका और बताना। सभी को आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद गहराई से ध्यान कराने के लिए। बड़ी सहजता के साथ ध्यान लगा, और जैसे जैसे आप लेते गए सर से लेकर पूरे शरीर में, तो जहां जहां आप ले जा रहे थे वहां वहां एक तरह का सेंसेशन तो डेफिनेटली था, रियलाइजेशन हुआ। और साथ ही साथ मुझे कलर्स और कुछ इमेज तो दिखाई देने लगा। मतलब अंदर कुछ टच करके तो आई हूँ, पर क्या था वो जूम इन करना था जब तक, फिर बाहर आने का वक्त हो गया। तो वो वो क्लैरिटी नहीं है, बट कुछ तो कहीं तो पहुंची थी ये है। और मेरे लेफ्ट साइड जो जॉइंट है ना, थाई एंड लेग का, आई मीन एक्चुअली जांग का जो जॉइंट है बॉडी मेन बस्ट एरिया से, वहां पे पता नहीं है अनइजीनेस रहता है। बट अब जैसे ही आप ध्यान देके गए तो फिर वहां ध्यान ले गई और कहा कि हील, मन में कहा हील, और एकदम से वो पेन जैसे गायब हो गया। तो यस, वो मिरेकल है मेरे लिए क्योंकि वो अक्सर मेरे को बॉदर करता है जब मैं ध्यान में बैठती हूँ। रेस्टलेसनेस रहता था थोड़ा पैरों में, शाम के वक्त पता नहीं क्यों ऐसा होता था। पर आज बड़े आराम से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे झुक रही हूँ। तो बस वही एक था कि बॉदरेशन था एक थोड़ा सा। अदरवाइज बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, आपने डिटेल में जो जो अनुभव किया है वो बताया है। और किसी को कुछ शेयर करना है? ध्यान में जब हम बैठते हैं और इस प्रकार का ध्यान जब हम करते हैं, आज तो फिर भी हमने इतना लंबा ध्यान नहीं किया है, पर जब भी आप इस प्रकार का ध्यान करें, कम से कम 1 घंटे का टारगेट रखें कि मैं बिना हिले डुले स्टैच्यू के तरह इस प्रकार बैठ के पहले शरीर की स्थिरता बना के सांसों पे ध्यान दूं।
जैसे जैसे आपका बॉडी रेडी हो गया, सांसों पे आपका ध्यान टिकने लगा, फिर पूरा ट्रैवल करना है अपने शरीर पे, सर के तालु भाग से लेते लेते पूरा शरीर, एक एक अंग को हमें निरीक्षण करना। उसमें जो जो हो रहा है, जितना आप डिटेल में जाओगे उतना आपकी एक एक कोशिका, एक एक नस का धड़कना, ब्लड का फ्लो होना महसूस होने लगेगा। और जैसे जैसे हम वो देखेंगे तो हमें दोनों प्रकार की अनुभूतियां होंगी। एक जो सुखद वाइब्रेशंस आते हैं, कलर्स दिखते हैं या गुदगुदाहट होती है, वो हमें आनंद देती है, वी फील हैप्पी। पर वहीं पे थोड़ी ही देर में 10 से 15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के बाद हमारा शरीर विरोध करना शुरू करता है, पेन देना शुरू करता है, हिलने का मन हो जाए ऐसा कुछ करवाने की कोशिश करता। और धीरे धीरे वो आधे घंटे के बाद पेन इतना असह्य होने लगता है कि वो हमें उठने पे मजबूर कर देता है। पर यदि हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और हम स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ बैठते हैं और फिर भी हम हिलाते नहीं हैं खुद को, तो न हिलाने के कारण जो वो पेन है उसको आप बारीकी से देखेंगे तो वो पेन कभी ज्यादा कभी कम ऐसे ही अपनी प्रतिक्रिया करेगा। उसी तरीके से सुखद अनुभूतियां कभी कम कभी ज्यादा, कभी अचानक से आना कभी जाना, फिर कभी आपका मन अलग अलग बातें याद दिलवा के आपको भटकाने की कोशिश करेगा। कभी कभी आपको जो कलर्स, जो इमेजिनेशन, जो फैंटेसी क्रिएट होती है वो होने लगेगी। ये पूरी पूरी कोशिश होती है हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमें भटकाने की। इसीलिए जो पहले सांसों का किया उसे आनापानसति कहते हैं, है वैसी सांसों को देखना कि कैसे जाके यहाँ गायब हो जाती, फिर कैसे हम वापस निकलती है तो यहाँ पे छू के गर्म महसूस होता है। तो जितना बारीकी से सांस को देखते हैं और जैसी है वैसी देखते हैं तो हम कहते हैं आनापानसति। पर यदि जैसे ही हमने शरीर को देखना, ट्रैवल करना शुरू किया तो उसे हम क्या कहते हैं, देखने को पासना। पासना पाली की भाषा में बुद्ध भगवान के समय में जो भाषा उपयोग होती थी, तो उसे जो देखना यानी कि देखना यानी दर्शन करना, कहाँ क्या क्या है, तो उसे पासना कहते थे। आगे लगाया वी, वी यानी विशेष रूप से देखना। विशेष रूप से देखना यानी बिना प्रतिक्रिया किए, बिना उस संवेदना में उलझे, आप विशेष रूप से उस हरकत को देख रहे हैं, उसको बारीकी से अनुकलन करके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पेन पहले इतना हुआ, फिर बढ़ा, फिर सुन पड़ गया, फिर थोड़ी देर में सुनपन हट गया। ये जो जो हो रहा है उसे बारीकी से देखना है। और जो फैंटेसीज क्रिएट होती हैं, हमें जो दिखने लगता है, इमेजिनेशन होने लगती है, इसका भी अगर आप बह गए उस फैंटेसी में तो घंटों घंटों आप बैठ पाएंगे। पर यदि आप बार बार चेतना में आते हैं कि मुझे उसमें बहना नहीं है, समभाव में रहना है, सिर्फ देखना है कि क्या क्या हो रहा है, तो वो जो आपकी सजगता, जो अवेयरनेस, आपका जो अंदर का पहरेदार माइंडफुली जो देख रहा है, तो उसमें आपको देखते देखते उसमें भी चेंजेस आपको दिखेंगे। क्योंकि फैंटेसी पहले आपको अलग अलग टॉपिक्स पे उलझाने की कोशिश करेगी कि कौन से टॉपिक पे हम हुक हो जाते हैं और उस फैंटेसी में हम बहक जाते हैं। तो हम अगर बहकते नहीं हैं और हम सिर्फ माइंडफुल होके पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो इसे कहते हैं विपस्सना, विशेष रूप से देखना। और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना कोई हरकत किए
पेन को भी देखना है, सुख को भी देखना है। यानी कि पेन यानी द्वेष, वो द्वेष क्रिएट कर रहा है कि कैसे मैं इसको दुख देके उठाऊं। पर जो अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो अच्छा अच्छा फील हो रहा है, वो है हमारा राग। हमें अटैच करवाने के लिए, मोह में डालने के लिए ऐसा खेल खेलता है। पर इसमें सबसे गहरी बात यह है कि दोनों ही परमानेंट नहीं है। अभी मैं आपको पूछूं तो पहले वाला पेन क्या फील हो रहा है? पहले जो अभी आपने पेन फील किया था या अच्छा फील किया था, वो अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे विपासना का गहरा संदेश ये है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना ही सुख परमानेंट है, ना ही दुख परमानेंट है, ना ही मेरा ये शरीर परमानेंट है। पर एक चीज परमानेंट है। कौन सी? कौन सी चीज परमानेंट है, बताइए। वो चेतना जो अपने अंदर है। जी, वो चेतना जो आपने माइंडफुली देखी कि पूरा मेरा कौन देखने वाला कौन था अंदर, जो देख रहा था। और जैसे जैसे मैं गाइड कर रही थी कि आप इधर जाइए, इधर देखिए, उधर देखिए, और समभाव में रह के देखिए, तो देखने वाला दृष्टा, और दृष्टा जब देखता है और प्रतिक्रिया नहीं करता है, ईमानदारी से जैसा है वैसा देखता है, तो धीरे धीरे शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां काबू में आने लगती हैं। जो पिछले फ्राइडे का जो वीडियो था जहां पे हमने कहा था कि मेरी आत्मा मालिक है इस शरीर की, इंद्रियों की, मन की, तो आज हमने वो अनुभव किया कि ना सिर्फ मेरी सांसें, ना सिर्फ मेरा शरीर, ना सिर्फ मेरी इंद्रियां, ये सब कुछ भी परमानेंट नहीं। सब छूट जाएगा, पर वो जो दृष्टा देखने वाला है, वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो देख देख के, देख देख के आपको इतना स्थिर कर देगा कि आपके सब दुख से, आपके सब सुख से आपको संभाव में लाने की ये पूरी प्रैक्टिस करवाता। जब हम इस प्रकार बैलेंस होते हैं, तब हमारा ध्यान, आप सिर्फ 3 महीने करके देखिए और खुद की प्रोग्रेस खुद फील कीजिए। आपके थॉट प्रोसेस, आपकी क्लैरिटी, इन सब में चेंजेस आएगा। जो उस दिन हमने कहा था कि यहाँ का लेंस क्लीन कीजिए, तो ये था वो उसका प्रैक्टिकल। पिछले टाइम हमने सिर्फ बोला, पर इस बार हमने प्रैक्टिकली उसको करके देखा कि यदि मेरी आंख खुल जाती है, कुछ किसी ने अचानक से गिरा दिया, मैं ध्यान में बैठी हूं, तो तुरंत मेरी प्रतिक्रिया, मेरा एक्शन, रिएक्शन मेरी इंद्रियों को भटकाएगा। पर यदि मैं अड़िग हूं, माइंडफुल हूं कि मुझे कहा गया है कि आंखें नहीं खोलनी है, तो उस समय आपका डिसिप्लिन आपको ठहरा देता है, क्योंकि आप माइंडफुल हो। तो इंद्रियों को, मन को, शरीर को जब हम काबू करते हैं, तब अलाइनमेंट आती है। क्योंकि पहले ध्यान में क्या हो रहा था, कभी मन भटका रहा था तो हम थोड़ी देर मन के पीछे पीछे जा रहे थे, कभी हमारे शरीर में अवरोध आ रहा था तो शरीर भटका रहा। तो माइंड, बॉडी एंड सोल जब तीनों अलाइनमेंट पे आते हैं, तो ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, चक्रा के अलाइनमेंट,
ये आपकी चक्रा की अलाइनमेंट होने लगती। जब ये अलाइनमेंट होती है तो चाहे आप सांसों पे ध्यान दीजिए, चक्रा पे ध्यान दीजिए, पर टेक्निक वही है कि दृष्टा बन के देखो, शरीर को मत हिलाओ। 3 से 4 पॉइंट आपको याद रखना हर मेडिटेशन में, कौन सी भी मेडिटेशन में आप जाएं, वो आपको ये सिखाते हैं। एक जगह फोकस करना, यानी कि हम सांसों पे करते हैं, कई लोग चक्रा पे करते हैं, कई लोग मंत्रा पे करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स फोकस की है। शरीर को एक बार दिन में आपको स्थिर बिठाना है, स्टिलनेस में आना है। और तीसरा कंसिस्टेंसी। ये तीनों को आप जब रेगुलर अलाइनमेंट में करके करते हो तो आपका आनापान सती जो हम करते हैं, सांसों पे ध्यान, वो ज्यादा ठहराव में आने लगेगा। और जैसे जैसे प्रैक्टिस की अवधि बढ़ाएंगे, शुरू शुरू में शरीर सिर्फ 20 मिनट्स बैठ पाएगा, फिर विरोध करना शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे हमें आधे घंटे पे आना है, फिर 45 मिनट्स एंड फिर 1 आवर। और 45 मिनट्स तक जब आप पहुंचते हैं ना, तब अंदर से गुस्सा भी आने लगता है, विकार आने लगते हैं। कब ये बंद करेगी, कब ये बोलना बंद होगा, कब बैल बजेगी, कब ओमकार की ध्वनि बजेगी, कब मैं छूटूंगी। तो अंदर जो विकार उठ रहे हैं, फिर हमारा ध्यान हमारे स्वभाव पे आएगा कि ये कितनी देर में चुप थी, कितनी देर में अच्छी बन पाई। अब जैसे जैसे पौना घंटा हुआ तो अंदर का गुस्सा, अंदर का विचार और अंदर के शब्द, कभी कभी हमारे शब्द भी अलग हो जाएंगे। अब बस भी कर यार, बहुत हो गया, पक 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 कर रही। ये जो भी हो रहा है, ये हमारे अंदर के विकार, उसे भी हमें देखना है। कुछ जज नहीं करना कि मैं ऐसी क्यों हूं, ऐसा क्यों बोल रही हूं। सिर्फ देखो, सिर्फ देखो। देखने मात्र से भीतर के सब चोर भागने लगेंगे। भीतर का हमारा अहंकार, हमारा विरोध, हमारा गुस्सा, सब धीरे धीरे हमें दिखने लगेगा। और हम धीरे धीरे उन्हें देखते देखते कंट्रोल में आने लगेंगे, अपने आप डिसॉल्व होने लगेंगे। हमें कुछ उसके ऊपर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट माइंडफुलनेस देखना है। और देखना है कितनी देर गुस्सा आता है, कितनी देर बॉडी बैठता है, क्या होता है, और फिर क्या चेंजेस आते हैं। जब हम ये सब देखने लगेंगे, तब हमारे स्वयं के अंदर के राक्षस, यानी कि जो हमारा गुस्सा, अहंकार, जलन, राग, द्वेष, सब धीरे धीरे उबल उबल के जल जल के खत्म होने लगेंगे। तो इसके लिए 3 चीजें: स्थिरता से बैठना, फोकस करना, कंसिस्टेंसी, नियमित रूप से करना। जब तीनों करेंगे और इस प्रक्रिया में करेंगे तो हम फिर सिर्फ आनापान सती ही करेंगे। फिर हम घंटों घंटों आनापान सती, क्या 2400 घंटे फिर हम आनापान सती कर पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आज आप समझे होंगे कि पिछले सेशन में हमने कहा था वो सब प्रैक्टिकली कैसे उतारना। और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे जिसके बारे में सोचेंगे, उनके गुण जाने अनजाने आप कनेक्ट होके ले रहे हो। इसलिए हमें यहाँ पे भी अलर्ट होके ध्यान देना है कि अगर मैं अपने गुरु को याद करती हूँ तो मेरे गुरु की हर वो क्वालिटीज जो मुझे अच्छी लगी हैं, तो मुझे खुद को चेकलिस्ट में डालना है, क्या वो क्वालिटीज मेरे अंदर उतर रही हैं, प्रैक्टिकली मेरे जीवन में आ रही हैं। और मैंने पिछली बार ये भी कहा था कि इंफॉर्मेशन आजकल इतनी एक्सेसिबल है, तो हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं कि उन्होंने तो सेशन में ऐसा बताया, इस मास्टर ने तो ऐसा किया। तो हमने क्या कहा था, ऑथेंटिक, प्रमाणिक जो हमें मेडिटेशन सिखाया गया है, जैसा है वैसा आप करोगे
बिना भटके, बिना कंफ्यूज होके, और आप करके देखते हैं, तब आपको चेंजेस पता चलते हैं। और जो ऑथेंटिक ज्ञान होता है ना, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होता है, वो सिंपल होता है कि खुद को देखो और खुद में सुधार लाओ। बड़े बड़े शब्द यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आपकी ब्रेथ आपकी खुद की गुरु है, और आपकी सांसें आपका हर हाल बताएंगी। अगर गुस्सा आ रहा है तो सांसें बदल जाएंगी, रोना आ रहा है, दुख हो रहा है, तो सांसें बदल जाएंगी। तो सांसों का तापमान, सांसों का बदलना हमें हमारे शरीर की हर ज्ञान को वो सांसों के माध्यम से हमें बता देता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें कहीं भटकने का मन ही नहीं होगा। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगी कि आज से आप इस प्रकार ध्यान करके देखें। और यदि आप सुबह योग में जुड़ते हैं तो हम ये ध्यान रोज करते हैं, आप उसमें भी जुड़ के कर सकते हैं, पर नियमितता करना अति आवश्यक है सभी का। मैडम मुझे एक बात पूछनी है। जी। हाँ, जैसे कि मैं 1 घंटा बैठती हूँ, मतलब संकल्प लेके बैठती हूँ कि स्टैचू की तरह रहना है, हिलना नहीं है, पैर जैसे रखे हैं वैसे ही रखना है, जो एक तो फिर बाद में 45 मिनट होने तक आते हैं तो वो इतना वो पेन करने लगते हैं। मतलब हमें तो मतलब वही जो आपने अभी बताया कि उसको देखना है, उस पेन को भी देखना है। अ, फिर हम उसको भी देखते हैं कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। तो वो देखते देखते फिर वो इतना बढ़ जाता है कि वो बढ़ने के बाद पूरा ध्यान वहीं पे जाता है, वो सांसों पे ध्यान ही नहीं, पूरा मन भटक जाता है। तो क्या करें? मतलब देखिए, मैं 2-2.5 घंटे भी बैठी हूँ, 3 घंटे भी बैठी हूँ, लेकिन वो आ, मन के मतलब जो मन उलझता है उसके साथ, और जो पैर हिलते डुलते, मतलब हिलाना ही पड़ता है, ऐसे रख ही नहीं सकते एक ही स्थिति में। तो उसके साथ मैं बैठी हूँ, तो 1 घंटे मतलब कैसे बैठे ऐसे बिन उस पेन को भी देखते हुए, उसको वो सह ही नहीं पाते, वो सहा ही नहीं जाता मैडम। तो क्या करें? जब हम देखिए, बहुत लगे ना कि मेरे लिए अब असह्य हो रहा है, शुरू शुरू की प्रैक्टिस है, तो पहले तो आप बैठना ऐसे सीखिए कि दोनों पैर हमारे अलग रहे। बैठने के समय इस प्रकार आदत डालें, इस प्रकार आदत नहीं डालनी, क्योंकि इस प्रकार डाली तो अगर मुझे इस पैर में, ये पैर में दर्द है, और मैं इस पेन को अगर ठीक करने जाऊं, मेरा चित्त जा रहा है, मैं अब सहन नहीं हो रहा है, तो मैं अगर इसको मूवमेंट करूंगी तो ये भी मूव होगा। पर यदि मैं ऐसे बैठने की आदत डालती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरा ये पैर दर्द कर रहा है, तो मेरे लिए आसानी क्या है कि बिना और कोई अंग को छेड़े इस पैर को मैं धीरे 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 ऐसे कर दूं, और इसको ऐसे कर लूं 1-2 मिनट। फिर यदि ये पैर मुझे सताता है, तो अब इन दोनों के बीच गैप हो चुका है, तो इस पैर को मुझे यहीं पे थोड़ा सा हिला लो, पर मेरे अपर बॉडी को कहीं भी मुझे चेंजेस नहीं लेना। और फिर धीरे धीरे वापस इस पैर को हमें आगे ले लेना, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। और यहाँ पे ये प्रैक्टिस, देखिए, जरूरी नहीं है कि सबको 1 घंटे में आदत लग जाए या कर पाए। शरीर विरोध करेगा, पर पेन को देखना, पर पेन में अटकना नहीं है। मूवमेंट हमारी चालू होनी चाहिए कि नो डाउट ये पैर बहुत दर्द कर रहा है, पर अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुकी, उसका मैंने ज्यादा अटेंशन दिया और उसको सुना, तो ये ज्यादा अपनी जिद पकड़ेगा। पर यदि मैंने ध्यान को तुरंत दूसरे अंग पे घुमाना शुरू कर दिया वापस, इसीलिए हम कोई भी अंग में ज्यादा देर नहीं रुक रहे हैं, सिर्फ देख देख के वापस आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो इस प्रकार ही हमें करना। पर जैसे आपने कहा कि हाँ, 45 मिनट्स में मुझे भी होता है, कई बार होता है, और कई बार तो बिल्कुल 1.5 घंटे तक भी पता नहीं चलता। तो इसमें क्या होता है, आप अगर बारीकी से देखेंगे ना, तो उस दिन की आप पूरी एनालिसिस कीजिएगा कि कई बार
हमें कुछ खाना ऐसा खाया होता है, कई बार ऑलरेडी किसी के साथ प्रॉब्लम्स चल रही है तो हम दुख में भटका हुआ है। कई बार हमारा शरीर संकेत देता है कि आज पेन है, तो मतलब कि वहां पे कुछ अटेंशन देने की जरूरत है। इस प्रकार से अलग अलग रीजन से हमारा पेन होता है। कई बार हमने स्ट्रेस लिया होता है कि मेरी एग्जाम है या मुझे इंटरव्यू पे जाना है, तो वो स्ट्रेस पेन के रूप में कन्वर्ट होके दिखाता है। तो पकड़ना हमें है कि ये क्यों हो रहा है। बट जो भी हो रहा है ना, गुस्सा भी आ रहा है तो हम दबा रहे, पेन को भी हम दबा रहे, पर यहाँ पे दबाना नहीं, सिर्फ देखना कि ये हो रहा, और होने के बाद मेरा नेचर, मेरा बोलना, मेरे एक्शंस क्या हो रहा है, उन सबको हमें देखना। तो धीरे धीरे क्या होगा, मैंने जो अपने अनुभव में देखा है कि मुझे धीरे धीरे मेरे नेचर में मुझे बारीकी पकड़ में आने लगी। कि मैं पहले सपोज मुझे कोई पूछता था आप कितने साल से ध्यान करते हो, मैं बताऊंगी, तो कई बार हमारे जो घर वाले होते हैं वो तो बोलते हैं ना कि आप में इतना तो कोई बदलाव आया नहीं, आप क्या ध्यान करते हो, गुस्सा तो वैसा ही है, रूडनेस तो वैसी ही है। तो वो ना हमें अटेंशन दिलवाते हैं। नो डाउट चेंजेस आ रहे हैं, पर मे बी वो जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा चेंजेस उन्हें नहीं मिल रहा है, पर वो हमारे लिए एक अलर्ट है कि हाँ, यहाँ पे भी तो मुझे चेंज होना चाहिए ना। किसी के बहकावे में नहीं, ऑनेस्टली खुद को बोलना। तो अगर हम ऑनेस्टली देखते हैं, तो जब इस प्रकार का ध्यान करते हैं और चौबीसों घंटे का जब हमारा अटेंशन माइंडफुल बढ़ने लगता है, तो छोटी छोटी बात पकड़ में आने लगती है। जैसे मैं अभी का उदाहरण 2 दिन का पहले का बताऊं, मेरे घर कभी मेड मैंने नहीं रखी। अभी 2 महीने से मैंने डस्टिंग के लिए मेड रखी, हेल्पर रखी। तो उस हेल्पर को ऑलरेडी वो जॉब करती है तो उसके पास टाइम नहीं है, सिर्फ वो मेरे घर आके डस्टिंग करके चली जाती है। तो मेरी नेबर ने उसको बोला कि 2 दिन मेरे घर नहीं आने वाली है मेरी हेल्पर, तो तुम आ जाओ। तो वो मैं दूसरे दिन जब मैं योग करवा रही थी सुबह सुबह, तो वो आई, वो बोली मैं आज आपका काम ना थोड़ा छोड़ के उधर का करती हूँ। तो तुरंत मेरे अंदर का वो जागा। मैंने कहा देखो तुम्हें जहां जाना है जाओ, पर पहले मेरा काम करके जाओ। तो यहाँ पे दोनों दृष्टिकोण देखिए आप। एक होगा तो ये सोचेगा कि इन्होंने अपना ईगो के कारण कि मैं तुम्हारी मालिक हूं, मैंने तुम्हें काम पे रखा है इसलिए बोला होगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि मैं अब बाउंड्रीज क्रिएट कर रही हूँ, हेल्दी बाउंड्रीज, कि तुम्हें जहां काम करना, तुम्हें जितना काम मिल रहा है मिले, पर मेरी बाउंड्री ये है कि मैंने जो तुम्हें काम सौंपा है, जिसके लिए हम कमिटेड हैं, वो करके जाओ। ये दूसरा पहलू। तो अब यहाँ पे मुझे पहचानना है कि मेरा इंटेंशन क्या है उसको बोलने का। तो पहले अगर मैं माइंडफुल नहीं होती, अटेंटिव नहीं होती, तो मैं उसको शायद अहंकार के रूप से बोलती। पर अब अगर मैं माइंडफुल हूं, तो मुझे पता है कि मैंने कौन से भाव से उसे बोला। तो यहाँ पे धीरे धीरे बारीकी पकड़ में आती कि यहाँ पे क्या है। और आज भी जब मुझे गुस्सा कभी आ जाता है, तो मैं अपने गुस्से को अब देख पाती हूँ। पहले क्या होता था कि हमने गुस्सा कर दिया, सामने वाले को ब्लेम कर दिया। जो मैंने उस दिन हमारे सेशन में कहा था कि पहले क्या होता था, मेरी तो कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती। पर अब क्या हो रहा है, चेंजेस क्या आ रहे हैं मेडिटेशन के कारण, कि अब मैं माइंडफुली देख पाती हूँ कि गुस्सा तो मेरी चॉइस है ना, चिल्लाना तो मेरी चॉइस है ना। भले उसने ट्रिगर किया, उसने उकसाया, पर अगर मैं माइंडफुल हूं, तो मुझे चिल्लाना है, नहीं चिल्लाना है, कौन से शब्द यूज करने हैं, एब्यूसिव यूज कर रही हूँ या शांति से बात कर रही हूँ, ये सब मेरे हाथ में। तो ये चेंजेस आते हैं अगर हम दृष्टा बन के अपने पेन को, अपने वाइब्रेशंस को, अपने सुखद अनुभूतियों को देखते हैं। और मैंने दूसरा ये भी कहा था कि देखिए, हम
क्यों प्री कॉन्सेप्ट लेके नहीं आना चाहिए? क्योंकि अगर हम सबके अनुभूतियां सुनते हैं, बुक्स में अच्छे अच्छे हम लोगों के सुनते हैं कि इन्होंने ये फील किया मेडिटेशन में, ये आया वो आया, सब आता है, सबको मेडिटेशंस में एक्सपीरियंसेस आते हैं। और जो कहता है ना कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसे इस प्रकार का ध्यान करके उसे बिठाइए और वो बोलेगा ना कि मुझे पेन होता है, तो ये पेन भी तो एक्सपीरियंस है ना। अभी वो पेन क्यों नहीं हो रहा है? तो वो बैठे, तुम्हें बिठाया गया और तुमने किसी के आदेश पे बैठे, तब तुम्हें वो पेन ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। अभी तुम बैठे हो, अभी मैं मूवीज की बात करूंगी, हीरो हीरोइन की बात करूंगी, बिकॉज वो हमें अच्छी लगती है, तो हम 2 घंटे भी बैठ पाएंगे। तो ये जो चेंजेस है ना, वो हमें दिखाने हैं कि तुम अनुभूति जब करते हो ना, तो डोंट कंपेयर योर एक्सपीरियंसेस कि उसको तो इतने जन्म दिखे, उसको तो ये कलर्स दिखे, मुझे क्यों नहीं दिखे। बिकॉज एनीथिंग यू सी, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर उसने देख भी लिए जन्म, या उसको कलर्स भी दिखे, बट व्हाट्स द पॉइंट? दिखने से क्या हुआ? अब देख लिया, अब तुम्हारी स्थिति कहाँ है? तुमने रात को सपना देखा, तुम सपने में यूएस में गई, तुमने वहां पे अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, शॉपिंग करी, पर जैसे ही सुबह हो गई सपना टूट गया। इज इट परमानेंट? और चलो ये सपना सच भी हो गया, तुम वाकई में यूएस गए, वहां पे शॉपिंग करी, अच्छी अच्छी चीजें भी लाए और सबके लिए गिफ्ट्स भी लाए। 1 महीना हो गया, सबको गिफ्ट्स दे दी, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। इज इट परमानेंट? क्या वो अब सुख परमानेंट है? नहीं है। तो हमें पता है कि जो जो अनुभूति उनको भी मेडिटेशन में होगी, वो भी परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें वो शॉपिंग नहीं करनी है कि उसको ये मिला तो मुझे भी शॉपिंग करनी है। मेडिटेशन में बैठूंगी कि आई वॉन्ट दिस एक्सपीरियंस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शॉप दिस एक्सपीरियंस। नो। और ये उल्टा जो पहुंचे हुए हमारे गुरु होते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे योगानंदा परमहंस, विवेकानंद जी, इन सबको तो न सिर्फ अनुभूतियां हुई हैं, बट अच्छी अच्छी सिद्धियां भी मिली कि वो चाहें तो सामने वाले को अगला जन्म दिखा सकते हैं, चाहें तो अपने आप को फेमस कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पैसा भी पा सकते थे, किसी को हील भी कर सकते थे। पर कभी भी उन्होंने अपनी सिद्धियों का गलत उपयोग नहीं किया। क्योंकि जब आपको सिद्धियां मिलती हैं, तो ये भी एक स्टेज है। पहले आपको पेन की, बैठने ना होने की स्टेज थी, फिर आपकी स्टेज आई कि मुझे अनुभूतियां हो रही, फिर आपकी स्टेज आएगी कि आपको गिफ्ट्स मिलने लगेगी, यूनिवर्स आपको गिफ्ट देने लगेगा। वो आपकी टेस्टिंग्स है कि पहले पेन में कितना बैठ पाते हो, कितना कंसिस्टेंट हो, फिर आपको जो दिखाया जा रहा है कलर्स, जन्म, इसमें आप कितना अटक रहे हो, फिर आपको गिफ्ट्स दी जाती है, अलग अलग सिद्धियां दी जाती है, उसमें आप कितना मिसयूज कर रहे हो, कितना बहक रहे हो। द लॉन्गर वी स्टे इन ईच स्टेज, वी डिले अवर जर्नी। हम अपनी जर्नी को डिले कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं पेन हो रहा है ना, देखो और आगे बढ़ो, देखो और आगे बढ़ो। जितना आप अटकोगे उतना आप क्या कर रहे हो? प्रोग्रेस को डिले कर रहे हो। तो उस प्रोग्रेस को डिले न करना हो तो सिद्धियों में भी नहीं बैठना है। मैं जो हिंदी में बात कर रही हूँ, दिस इज अ गिफ्ट। मुझे हिंदी नहीं आती थी। आई एम गुजराती, आई एम फ्रॉम गुजरात। जब मैंने सेशंस शुरू किए, इट इज अ मिरेकल कि मैं कैसे हिंदी बोल पा रही। और जब मेरी फ्रेंड्स जो गुजरात के मेरे कनेक्टेड रिलेशंस है, वो जब सुनते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि आपको हिंदी कैसे आ गई। तो इट इज अ गिफ्ट। बट नाउ इफ आई विल बी इन ईगो कि मुझे हिंदी आ गई, मैं इतना अच्छा बोल रही हूँ, आई मेक सो मेनी मिस्टेक्स, मैं तो बहुत मिस्टेक्स करती हूँ, फिर भी अगर मैं उस नशे में आ रही और उसका सही उपयोग नहीं कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया? अपनी गिफ्ट्स का दुरुपयोग किया। तो ये जो टेस्टिंग्स हमारी होती हैं, उसमें जितना हम रुकेंगे उतना हमारी प्रोग्रेस डिले, उतना हम पीछे पीछे जा रहे हैं। पर जितना हम जल्दी जल्दी, कोई इसीलिए तो गुरु चाहिए ना, कि गुरु हमें बताएगा
कि देखो यहाँ रुकना नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और भी है और भी है। पर हम क्या करते हैं कि जैसे अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस आए, कलर्स दिखे, जन्म दिखे, तो हम कहते वाह वाह मैं तो बहुत आगे बढ़ गई। तो वो ईगो, स्पिरिचुअल ईगो आएगा। और वो जो स्पिरिचुअल ईगो है वो हमें जानबूझ के आता है कि हम कितनी देर अटकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल। अगर अटक गए तो वहीं पे खत्म। फिर जब सिद्धियां आती हैं और उन सिद्धियों के कारण हमें नाम, प्रसिद्धि, पैसा मिलने लगता है, अब हमें सब लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और उस समय अगर आपने छोटी सी भी गलती करी तो आप यहां से वापस नीचे। और ऐसे तो कई सारे उदाहरण लाइव हैं। एक बंदा काफी है, पिक्चर देख लीजिएगा, रियल संत की स्टोरी है कि कैसे कहां से वो कहां आ गए। ऐसे दूसरों को भी छोड़िए, हमें खुद को देखना कि हमें कितना प्रोग्रेस फील हो रहा है और हम कैसा ईगो में आ रहे हैं। और दूसरों को हम बोलने लगते हैं कि मुझे ये दिखा, मुझे ऐसा ऐसा हुआ। सी व्हेन यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, नो इंटेंशन मैटर करता है कि आप किस भाव से शेयर कर रहे हो। और शेयरिंग भी ऐसे ही करो, क्लैरिटी के साथ, कि आप अटको मत। क्योंकि आजकल पीएलआर, जो मैंने उस दिन भी बोला था, इतने सारे लोगों का मैं जब सुनती हूँ तो अफसोस होता है कि वो लोग अटक गए हैं इस पीएलआर के देखा देखी में। बिकॉज अ रियल हीलर, अ रियल मास्टर विल ऑलवेज टेल यू कि सब कुछ आपके अंदर है, आपको बाहर से कुछ भी जरूरत नहीं है। न क्रिस्टल्स की, न स्टोन्स की, न माला की, न कैप की, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, ओशो, देखिए उन्होंने क्या टूल्स यूज किए थे। क्या वो स्पेशली कहीं पे जाके बैठे तब हुआ? अलग अलग जगह पे थे वो लोग, फिर भी हुआ। और अभी आपकी सांसें जो चल रही हैं, मैं बोलूं कि सांसें लो पर छोड़ो मत, तो आप कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कहते हैं कि आउटर टूल्स से जितना आप डिस्टेंस करके ओरिजिनल जैसे आप हैं वैसे। देखिए मैं खूब रूड थी, अभी भी शायद हूं, पर पहले से सुधरी हूं, राइट? तो मैं कैसे खुद को पहचान पा रही हूँ कि पहले मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूं। और उसमें भी अब मुझे वो स्वीकार भाव आया है कि मैं किसी को बता पा रही हूँ अपनी गलतियां। तो कब हो रहा है? कि जब वो मैंने देखा कि है मुझ में और मैंने परिवर्तन देखा है। अगर मैं किसी को गाइड कर रही हूँ तो मुझे सच्ची ईमानदारी से गाइड करना, कोई भी देखा देखी में नहीं करना है हमें। जब हम इस प्रकार से सरेंडर करते हैं तो हम आगे बढ़ पाते हैं। और ये सरेंडर करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है। इट्स ऑटोमेटिक। आपको मैं कितना भी बोलूं ध्यान लगाओ, आप मैकेनिकली मेरे हर स्टेप्स को फॉलो करोगे, पर लगना नहीं लगना ये किसी के हाथ में नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक होता है कि ध्यान लगता है नहीं लगता है। और ध्यान करना भी टूल है, इट इज जस्ट अ टूल। जैसे जैसे आप ध्यान करने लगोगे तो क्यों करना पड़ता है? माइंडफुल होने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, बॉडी को डिसिप्लिन करने के लिए। एक बार आपकी वो लेवल पे प्रैक्टिस आ जाएगी ना, फिर तो आप 2400 घंटे बिना बैठे ध्यान में रहोगे। इसीलिए बचपन से हमें दिस वर्ड यूज करवाया जाता था, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से शूलेस पहनो, ध्यान से दौड़ो, गिर न जाओ, ध्यान से अग्नि है, आग में हाथ न चला जाए। तो हर शब्द में ध्यान क्यों बताया गया था? कि 24/7 वी हैव टू बी माइंडफुल, दैट इज मेडिटेशन। तो वो करने के लिए वो हम भूल चुके हैं, इसलिए हम पहले ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस होते होते हम उस स्टेज पे भी आ जाएंगे। और कुछ? जी जी, बहुत अच्छा मैम। और कोई बात करना चाहता है तो बात करेंगे, तो हम हमारे सेशन पे इसमें देखिए प्रश्न कोई आएगा ही नहीं। अगर हम समझ चुके हैं ना कि इतना ही सिंपल करना है और ऑथेंटिक वे में करना है, चाहे कितने भी अट्रैक्टिव आपको अलग अलग वर्ड्स
मीडिया देगी, पर सत्य घूम फिर के वही है। कितना भी आप घूमो, सत्य घूम फिर के यही है कि जैसे हम हैं वैसे हमको स्वीकारना है, डिसिप्लिन में बैठना है, स्टिलनेस में आना है, फोकस करना। इसके अलावा मुझे तो नहीं पता है कि कोई और, क्योंकि मैं इस जीवन में जितने गुरुओं को मिली हूँ, जितनी मैंने ऑथेंटिक मेडिटेशन सीखी है, उन सब में टेक्निक यही आती, चाहे क्रिया योग हो, विपासना हो, आनापानसति हो, चक्रा मेडिटेशन हो, कुछ भी हो, योग हो, योगा जो हम करते हैं, सब में अंत में यही है। योगा में भी यही है, स्थिरम सुखम आसनम। जिस दिन हर आसन में स्थिरता से, स्टिलनेस से बैठ के फोकस करेंगे, तो आपके चक्रास खुलेंगे, ध्यान लगेगा। तो हर चीज में हमें माइंडफुल होके स्टिलनेस से काम करना। जी जी, मतलब वो देखिए ना, हम इतना कुछ सुनते हैं, वीडियो सुनते हैं इधर उधर का सोशल मीडिया में, लेकिन आपने जो बात बताई बहुत बेसिक है, मतलब वही कि घूम फिर के यही आना है और यही करना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को वैरायटी की आदत लग चुकी है। हमारा ब्रेन नई नई चीजें चाहता है, और हमारे ब्रेन इसलिए नई नई चीजें चाहेगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पढ़ते गए, लिखते गए, साइंस बढ़ता गया, तो हमारे सामने ऑप्शंस बढ़ते गए, और जैसे जैसे ऑप्शंस बढ़ते गए तो हमें वैरायटी पसंद आने लगी। आप पहले के हमारे दादी दादाओं को पूछेगा, कभी वो लोग पिज्जा बर्गर खाते थे? नहीं होता था। घर पे सिंपल खिचड़ी, दाल, चावल होता था। तो उसके भी पहले के पूर्वज को पूछें तो वो तो सिर्फ कंदमूल को उबाल के खाते थे। तो प्रोग्रेस हमने की, तो वेराइटीज हमें मिली, ऑप्शंस मिले, तो हम उतने कंफ्यूज होने लगे। तो अब क्या हो रहा है कि हमारी जीभ को भी टेस्ट लग गया है। रोज खिचड़ी किसी को पसंद नहीं आती है, रोज दाल चावल किसी को पसंद नहीं आता है। तो हम क्या करते हैं, घर पे ही अलग अलग डिशेस बनाना शुरू कर दिया, पाव भाजी, पानी पूरी, बिरयानी, वेराइटीज। अब इन वेराइटीज के बगैर हमको अच्छा नहीं लगता। तो उस वेराइटीज के कारण हमारे बच्चों को, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उसको भी ये आदत ही लगेगी, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया इतना फास्ट चल रहा है कि हम भी उसके लिए पुराने होते जा रहे हैं, कि टू कॉप अप विथ न्यू टेक्नोलॉजी हमारे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमारी आने वाली जनरेशन को इतना टेक्नोलॉजी मिल रहा है कि वो रिश्तों से कट रहे हैं। उनको हर चीज में, अगर हमें मेडिटेशन भी देना है तो अलग अलग नाम से, अलग अलग वेराइटी से देते हैं, तो थोड़ा बहुत कोई करता है। बट फिर भी मैं यही कहूंगी कि घूम फिर के पुराना फैशन जब वापस आता है, जब बीमारी आती है, तो घूम फिर के हमें डॉक्टर क्या कहता है? दाल चावल खाइए, खिचड़ी खाइए, सूप पीजिए। तो हम कितना भी वैरायटी में होते हैं, पर बीमार हो गए तो वापस उस पे आना पड़ता है। सेम वे में हम कितना भी मेडिटेशन में वैरायटीज में जाएंगे, अलग अलग नाम सुनेंगे, शब्द सुनेंगे, इट इज जस्ट, मैं सच में बोल रही हूँ, इट्स अ स्पिरिचुअल ईगो, कि मैं, मुझे ये टेक्निक भी आती है, मैंने ये शब्द भी सुना है, मैं ये भी गई हूँ, इधर भी गई हूँ। तो जाके किया क्या है? पहुंचे कहाँ हैं हम? तो हमें वो पहुंचने के लिए वापस घूम फिर के हमें ऑथेंटिक मास्टर्स के पास ही आना पड़ेगा। तो उसी पे अगर हमें आना है, तो मैंने जो कहा ना, डिले कर रहे हैं हम, दूसरी दूसरी जगह पे जाके अपना टाइम वेस्ट करके हम डिले कर रहे हैं। पर अभी का जो, अगर हमें माइंडफुल आ गया है, हम अलर्ट हो गए हैं, तो हमें कहीं भटकना नहीं है। सुनो सबकी, करो अपनी, यही हमें करना। जी बिल्कुल मैम, आपने बताया कि मुझे हिंदी नहीं आती थी पहले, लेकिन आप अभी तो बहुत शुद्ध हिंदी बोल पा रही, तो वो कैसे? बहुत अ, मतलब आपके वर्ड बहुत जैसे कि हम कहीं बुक में वगैरह पढ़ते हैं, इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं आप। इसके लिए मैं थैंकफुल कहूंगी। मेरे एक गुरु योगा के थे, तो वो हिंदी में, पीयूष सर थे, वो अष्टांग योग सिखाते थे, वो बहुत अच्छा हिंदी में बोलते थे। और मुझे योग में आगे बढ़ना था, तो मैं उनका सुनती थी, तो मुझे होता था कभी मुझे भी आ जाए, कभी मुझे आ जाए। पर मैं जहाँ रहती थी, जिस सिटी में,
वहां पे तो हिंदी बोलना ही नहीं होता था, हम तो लोकल लैंग्वेज ही बोलते थे। पर जब मैं पुणे में आई और मैंने जैसे आपको पिछले सेशन में बताया कि मुझे अंदर से इंट्यूटिव आया कि मुझे अब एक ग्रुप खोलना है, अपने अध्यात्म को आगे बांटना है जितना मुझे आता है। तो मुझे पहला थॉट यही आया कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बोलूंगी, आई डोंट नो मच। तो हमने हिंदी मैंने शुरू की। और उस टाइम पे मेरे सेशन में कोई, मतलब मैंने प्रचार इतना किया भी नहीं था, और कोई आएगा भी क्यों, मुझे जानता ही नहीं था, कोई आ भी नहीं रहा था। तो हमारी एक आंटी है, लक्ष्मी आंटी, मैं उन्हें भले आंटी कहती हूँ, पर मेरे सब फ्रेंड्स जो हैं वो 60-70 प्लस हैं पहले से ही। मुझे वो मैच्योर फ्रेंड्स अच्छे लगते थे। तो मैंने उनको फोन करके कहा, क्योंकि वो भी मेरे गुरु को फॉलो करती हैं। तो मैंने कहा, आंटी आप मेरे सेशन में आओ, मेरा कोई सेशन में आता नहीं है, आप आइए और मुझे चेक कीजिए कि मैं सही सिखा रही हूँ। तो हम दोनों ने मिलके शुरू किया था ये जूम पे सेशंस लेना। और एवरी सैटरडे हम सज्जन सागत्य करते थे। हम दो ही लोग होते थे शुरू शुरू में, और मैं बोलती जाती थी। और जैसे ही मैं बैठू ना, तो अपने आप फ्लो स्टार्ट होने लगा, और फिर मिस्टेक्स भी पकड़ में आने लगी कि यहाँ पे सुधार होना चाहिए। तो वो करते करते आने लगी। और तब मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअल में चाहत थी, तो ईश्वर ने वो गिफ्ट दे दी टू यूटिलाइज इट नाइसली। तो उसलिए फिर होने लगा। और योग में सुबह करते हैं, तो योग में सिखाते सिखाते वो लैंग्वेज आने लगी। पर ये भी गिफ्ट है, जो लोग योग में आते हैं मेरे साथ, सुबह का सेशन कुछ प्लान नहीं होता है कि कौन से आसन करने हैं, क्या बोलना है। तो वो भी गिफ्ट मिली कि अपने आप सीक्वेंस फिट होती थी, अपने आप फ्लो होता था। तो धीरे धीरे मुझे मेरी गिफ्ट्स पता चली, मेरे ब्लेसिंग्स पता चले। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं इसको सही जगह पे उपयोग करूंगी। और इसका अहंकार आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मैंने पिछले सेशन में बोला था। बट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे गुरु मिले हैं मेरे जीवन में। तो उन्होंने बार बार मुझे टोक टोक के सुधारा, और मैं अपने अहंकार से बार बार नीचे आके खुद को सुधारा। तो देखिए, अहंकार सबको आता है। कोई अगर कहता है मुझे नहीं आता है, तो मे बी दे आर ब्लेस्ड। पर स्वीकार करना जरूरी है, तो ही आपको कोई करेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि जब भी आपको लगे, उस दिन भी बोला था कि मुझे करेक्शन की जरूरत है, तो सब लोग करेक्ट कीजिए। एक दूसरे को जब हम करेक्ट करते हैं ना, तो वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रगति हो, वो सुधरे, उसके इरादे से हम एक दूसरे को कहते हैं।